दिल्ली शराब नीति मामले में जैसे ही ईडी ने शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों के 52 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया, अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार लेना सहित पूरी आम आदमी पार्टी ये साबित करने में जुट गई कि सिसोदिया की जो प्रॉपर्टी ईडी ने कुर्क की है वह तो शराब घोटाला से पहले की खरीदी गई थी। दिल्ली में शराब घोटाला मामले से पहले क्लासरूम घोटाला हुआ था, ये किसी ने नहीं बताया। केजरीवाल और आतिशी मार लेना ने सिसोदिया की प्रॉपर्टी की कीमत तक बताना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि एक फ्लैट तो सिर्फ 5 लाख रुपए का है और दूसरे की 65 लाख रुपए कीमत है। मंत्री बनने से पहले 12वीं पास डिप्लोमाधारी सिसोदिया सालों तक नौकरी पर नहीं थे। वे उसके पहले केजरीवाल के एनजीओ कबीर में नौकरी करते थे, तो फिर इतना भी माल आया कहां से? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ पीएम को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ईडी के जरिए उनको बदनाम करना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम की ईडी शाम से टीवी चैनल्स पर झूठी खबरें चलवा रही है। मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। उन्होंने बताया कि ईडी ने असल में जो संपत्ति जब्त की है उसके कागजात ये रहे। टोटल 80 लाख की संपत्ति जब्त की गई है, वो भी 2018 से पहले की है, जब एक्साइज नीति ही नहीं बनी थी। पूरी संपत्ति एक नंबर में है। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत जैसे महान देश का ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो इस तरह से खुलेआम झूठ बोलकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने की कोशिश करेगा। असली भ्रष्टाचारी कौन है ये आप भी जानते हैं। हिम्मत है तो उन्हें पकड़ कर दिखाइए। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार लेना ने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के बारे में झूठ फैला रही है। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जब्त की गई संपत्ति को लेकर ईडी का 3 जुलाई का ऑर्डर कहता है कि मनीष सिसोदिया को बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 11 लाख रुपए थे। साथ ही 2 फ्लैट जब्त करने की बात की जा रही है। उनका कहना है कि ईडी के अनुसार उसमें से गाजियाबाद का फ्लैट जो कि 2005 में खरीदा गया था उसकी कीमत 5 लाख और दिल्ली का फ्लैट 2018 में खरीदा गया था जिसकी कीमत 65 लाख रुपए है। ये दोनों फ्लैट आबकारी नीति से बहुत पहले खरीदे गए थे। सारी संपत्ति की जोड़ जमा करें तो कुल 81 लाख ही बैठते हैं, जबकि करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच करने का झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि ये आम आदमी पार्टी के नेता ही हैं जो जेल जाने के बाद भी टूटकर बीजेपी में शामिल नहीं हुए। आतिशी मारलेना ने कहा कि वीडियो संदेश में दावा किया गया मनीष सिसोदिया के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। आतिशी ने कहा कि मीडिया में स्टोरी प्लांट की जा रही है। मनीष सिसोदिया की करोड़ों की संपत्ति जब्त हो गई। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि ईडी को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ तो सिसोदिया के पास कम से कम कुछ तो होना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने ये दावा किया कि ईडी ने वही प्रॉपर्टी जब्त की है जिसका उल्लेख उन्होंने साल 2020 के चुनाव के दौरान किया था। ईडी ने जिन लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की उनमें मनीष सिसोदिया के अलावा अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा समेत अन्य आरोपी शामिल हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया को इस आबकारी नीति में घोटाले का आरोपी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार की एकता एक्सप्रेस फिर से बेपटरी हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी से शरद पवार को निकाले जाने का कारण यही विपक्षी एकता की पटना में हुई मीटिंग बनी। असल में नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को ये कहकर बुलाया था कि पीएम पद का फैसला चुनाव के बाद होगा, लेकिन लालू यादव ने इसमें खेल कर दिया और राहुल को लेकर दूल्हा बाराती की बातें कह डाली। अब बैठक में आए नेता इतने नासमझ तो नहीं है जो लालू यादव की इन बातों को न समझें। एनसीपी की ओर से इस बैठक में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल शामिल हुए थे। पटना में हुई विपक्ष की बैठक का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। बिहार में जब विपक्ष की बैठक हुई थी उस दौरान राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात कही गई और इस पर शरद पवार ने भी हामी भर दी। यही बात अजीत पवार गुट को नागवार गुजर गई। अजीत पवार गुट को लगा कि शरद पवार वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं और बिना पार्टी नेताओं से पूछे फैसला ले रहे हैं। बस इसके बाद ही पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने बगावत का मन बना लिया और शरद पवार को ही पार्टी से बाहर कर दिया। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी को भी राहुल गांधी को पीएम फेस बनाए जाने के रूप में प्रोजेक्ट किए जाने के रूप का ये तरीका पसंद नहीं आया होगा। विपक्षी एकता की बेंगलुरु में होने वाली बैठक में ममता बनर्जी कोई झटका दे दें तो बड़ी बात न होगी। असल में विपक्ष को ये लगता था कि महाविकास अघाड़ी बनने के बाद महाराष्ट्र में वो बीजेपी को मात दे सकती है। महाविकास अघाड़ी में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट शामिल है। महाराष्ट्र के कई सर्वे में बीजेपी कमजोर भी दिखाई दे रही थी।
लेकिन एनसीपी के बड़े धड़े के टूटने के बाद अब महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी विपक्ष पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। इससे भी नीतीश कुमार को झटका लगा है, क्योंकि वह भी गणित लगा रहे थे कि बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी को वो अन्य दलों की मदद से पीछे कर देंगे। शरद पवार में विपक्ष को एकजुट करने की क्षमता है और वो बीजेपी के लिए चुनौती भी बनते जा रहे थे। लेकिन अब एनसीपी के टूट के बाद शरद पवार के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। शायद उनके राजनीतिक जीवन का ये सबसे बड़ा संकट है। अब शरद पवार के सामने संकट ये है कि विपक्ष को एकजुट करें या फिर पहले अपने घर को बचाएं। विपक्षी दलों की अगली मीटिंग बेंगलुरु में होने वाली है। अब इस बैठक में सभी की नजरें शरद पवार के रुख पर होंगी। इस बैठक में नीतीश कुमार को लेकर क्या चर्चा होती है, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। जब पटना में विपक्षी बैठक हुई थी, उस दौरान नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि दूसरी मीटिंग में सब कुछ तय हो जाएगा कि कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि विपक्ष क्या पीएम पद के चेहरे के साथ चुनाव में जाएगा या फिर बिना चेहरे के साथ चुनाव में जाएगा। एनसीपी में हुई टूट के बाद शरद पवार के साथ तो विपक्षी नेता सहानुभूति रख रहे हैं, लेकिन अभी तक शरद पवार से मिलने राहुल गांधी के अलावा कोई भी नहीं पहुंचा। राहुल गांधी ने शरद पवार के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की थी और ताजा घटनाक्रम को लेकर चर्चा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों की 52 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। वसूली उनसे भी की जानी है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, काहे जनता को घुमा रहे हो अरविंद केजरीवाल जी, प्रॉपर्टी अटैच हुई है घोटाले की वजह से, अभी तो बहुत रिकवरी बाकी है, चिंता ना करो आपसे भी रिकवरी होगी। वैसे ये तो बताओ, अगर केस में कुछ नहीं है तो मनीष सिसोदिया की बेल क्यों बार बार रिजेक्ट हो रही है? कोर्ट इसे क्यों रिजेक्ट कर रहा है? आप तो अपने दिन गिनो, आपका नंबर भी आएगा। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था जो मनीष सिसोदिया की संपत्ति से जुड़ा था, जिसमें वो बता रहे थे कि मनीष सिसोदिया के सिर्फ 80 लाख रुपए की ही संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री जी, जब आपको मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ईडी के जरिए मनीष सिसोदिया को बदनाम करना शुरू कर दिया। आपकी ईडी शाम को टीवी चैनल्स पर झूठी खबरें चलवाना शुरू कर देती है। मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। ईडी ने असल में जो संपत्ति जब्त की है उसके कागजात ये रहे। टोटल 80 लाख की संपत्ति जब्त की गई है, वो भी 2018 के पहले की, जब एक्साइज नीति बनी ही नहीं थी। पूरी संपत्ति एक नंबर की है। हालांकि इस सफाई में भी अरविंद केजरीवाल झूठ का ही सहारा ले रहे हैं। ईडी ने ये नहीं कहा कि 52 करोड़ की जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है वो पूरी की पूरी मनीष सिसोदिया की है। ईडी ने सिसोदिया की, उनकी पत्नी सहित उन लोगों के नाम बताए और कितनी प्रॉपर्टी किसकी जब्त की गई है ये भी। लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कुछ दूसरी तरह से पूरी खबर को घुमा रही है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया, अमनदीप ढल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और अन्य के करीब 52 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ईडी के मुताबिक इस 52 करोड़ की चल अचल संपत्ति में 7 करोड़ 29 लाख रुपए की 2 प्रॉपर्टीज मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की हैं। साथ ही राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के लैंड और फ्लैट शामिल हैं और इस अटैचमेंट में 44 करोड़ 29 लाख रुपए का कैश, चल अचल संपत्ति जिसमें 11,49,000 रुपए मनीष सिसोदिया और 16 करोड़ 45 लाख रुपए वृंदको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के और अन्य के हैं। सीएम की कुर्सी के लिए सालों से आपस में लड़ रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट को जैसे तैसे कांग्रेस ने सेट कर लिया कि वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बैठक खत्म हुई और सब ठीक है का नारा बुलंद कर दिया गया। अब कांग्रेस की इस हाई लेवल मीटिंग से कितने पायलट खुश हैं और कितना गहलोत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन दोनों के बीच सीएम पद का एक तीसरा उम्मीदवार सामने आ गया और उसने सीएम पद पर अपना दावा ठोककर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कह दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनका चेहरा बुरा है क्या। कांग्रेस आलाकमान ने ऐसी बयानबाजी करने से मना किया है। बावजूद इसके नेताओं की ओर से ऐसे कमेंट्स का दौर जारी है। प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सीएम हैं, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा चेहरा बुरा लग रहा है क्या? खाचरियावास ने कहा कि वैसे पार्टी का चेहरा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बाकी चेहरे तो उनके पीछे कार्यकर्ता बनकर चलते हैं।
पिछले दिनों कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास भी संभावित मुख्यमंत्री के नेताओं में शामिल हैं। भरत सिंह ने कहा कि युवाओं में सिर्फ सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री के दावेदारों में नहीं हैं, बल्कि और भी कई नेता हैं जो युवाओं के आदर्श हैं। राजस्थान का यूथ उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। भरत सिंह ने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास भी उनमें से एक हैं। उनमें क्षमता भी है और संभावना भी। गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस की बैठक में किसी भी तरह के बयान देने से मना किया गया है। जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल है तो कांग्रेस में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही कि चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित किया जाए। हर बार कांग्रेस बहुमत हासिल करने के बाद ही विधायकों की पसंद के नेता को मुख्यमंत्री घोषित करती है। राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस आलाकमान ही तय करेगा, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के नेता आलाकमान के हर निर्देश को मानते हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का कहना है कि राजस्थान में पिछले 4.5 साल तक कांग्रेस के नेताओं में मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान चलती रही। सीएम की कुर्सी पाने के लिए कुछ नेता राजस्थान छोड़कर मानेसर चले गए थे और कुर्सी बचाने के लिए कुछ नेता 1.5 महीने तक होटल्स में कैद रहे। कुर्सी हथियाने और बचाने का सिलसिला चलता रहा और राजस्थान की जनता विकास को तरसती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल आपस में सास बहू छाप लड़ाई कर रहे थे। पटना में हुई विपक्षी बैठक के बाद तो ये लड़ाई और बढ़ गई। आखिर में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने मैं मैके चली जाऊंगी टाइप से बोल दिया कि जिस बैठक में कांग्रेस होगी उसमें हमारी पार्टी शामिल नहीं होगी। कांग्रेस का भी अंदाज हाँ मत आना जैसा रहा। लेकिन जैसे ही बेंगलुरु में शुरू होने वाली विपक्षी की बैठक की तारीख करीब आई, कांग्रेस ने झट से केजरीवाल को निमंत्रण भेज दिया। लेकिन अध्यादेश रोग से पीड़ित आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने फिर से कह दिया कि पहले अध्यादेश पर अपना रुख साफ करो। राघव चड्ढा ने कहा कि पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस ने कहा था कि मानसून सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले हम सार्वजनिक तौर पर दिल्ली के असंवैधानिक अध्यादेश पर अपना रुख साफ कर देंगे, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने रुख साफ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ नहीं करती है तो हमारी पार्टी विपक्ष की बैठक में शामिल होने पर विचार करेगी। असल में कांग्रेस अध्यादेश पर अपना पक्ष इसलिए साफ नहीं कर रही कि पहले बैठक की मेज पर यह साफ हो जाए कि केजरीवाल किस तरह का गठबंधन करना चाहते हैं। इसके नफे नुकसान का आकलन करने के बाद ही कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। मतलब के मामला मोल तोल का है। बिहार की पटना में 23 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में केजरीवाल ने दिल्ली के अध्यादेश का मामला उठाया था। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में कहा था कि अध्यादेश पर कांग्रेस रुख साफ करे। मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि पार्टी कांग्रेस में शामिल होने पर वो किसी भी बैठक का हिस्सा नहीं होगी। कांग्रेस का कहना था कि ये मीटिंग का विषय नहीं है, ये संसद का मामला है। संसद सत्र शुरू होने से पहले बैठक करके हम रुख साफ करेंगे। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन करने को लेकर केजरीवाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव सहित कई नेताओं से मिल चुके हैं। इस दौरान इन सभी नेताओं ने केजरीवाल का समर्थन करते हुए कहा कि ये अध्यादेश संविधान के खिलाफ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार मामले में केजरीवाल सरकार के पास इसका अधिकार है, लेकिन इसको देखते हुए केंद्र सरकार ये अध्यादेश लेकर आई। इसके पीछे बीजेपी ने तर्क दिया कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए ये अध्यादेश जरूरी है। अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है, जहां इस मामले की सुनवाई होनी है। और बड़ी बात ये कि केजरीवाल की तरफ से कांग्रेस के ही नेता अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं, जबकि दिल्ली कांग्रेस उनसे केजरीवाल के मामले से अलग हटने को कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार की सियासत तेजी से करवट लेती जा रही है। लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी आमने सामने आ गई हैं। मामला चंद्रशेखर और के पाठक का नहीं बल्कि सत्ता पाने का है। करीब आधा दर्जन सीटों से कुर्सी फिसल जाने का जख्म एक बार फिर हरा हो गया है। अब आरजेडी को हर हाल में सत्ता चाहिए। वो नीतीश कुमार को झेलने के मूड में नहीं है। हालांकि ताजा विवाद पहले तो के पाठक और प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच का लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। महागठबंधन की दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। यही वजह है कि लालू यादव के परिवार के करीबी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है।
यहाँ तक कि उन्होंने नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक के बीच चल रही जंग का असर जेडीयू और आरजेडी के संबंधों पर साफ तौर पर पड़ने लगा है। जेडीयू के लोग अब सरकार और के पाठक की तरफ खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के नेता मंत्री के बचाव में सरकार और सीधा मुख्यमंत्री पर हमलावर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के बीच बचाव का भी कोई खास असर पड़ता नहीं दिखा है। आरजेडी के नेता और विधान पार्षद सुनील सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि देखिए मित्रों, मैं तो बिस्कोमान के अध्यक्ष के रूप में झूठी ही सही लेकिन ईमानदारी की ख्याति तो प्राप्त कर रहा हूं, परंतु मेरे नाक के ठीक नीचे और अगल बगल में अंगुलीमाल डाकू और डाकू खड़क सिंह जैसे कुख्यात पदाधिकारी बैठे हैं। फिर चाहे जो कुछ भी हो, मैं तो ईमानदार ही हूं ना। वही हालत तो कहीं इस प्रदेश के। देखिए मित्रों, कृपया इसे अन्यथा ना लें, ये मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। सुनील सिंह ने पहले फेसबुक पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन बाद में खुलकर सामने आ गए। सुनील सिंह ने कहा, मैंने जो फेसबुक पर लिखा वो अपने संदर्भ में लिखा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री के कंट्रोल में बिहार नहीं है। प्रयास कर रहे हैं लेकिन सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। सुनील सिंह ने सिर्फ मुख्यमंत्री पर नहीं बल्कि उनके बेहद करीबी अशोक चौधरी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ने राबड़ी देवी को सदन में अपमानित किया था और आज नीतीश कुमार के शुभचिंतक बने हुए हैं, लेकिन इनकी फितरत रही है हर घाट का पानी पीना। ये कब तक रहेंगे नीतीश जी के साथ, ये कोई नहीं जानता। अशोक चौधरी को मैंने लालू प्रसाद यादव के पैर छूते हुए देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कितने घोटाले किए, अब तक पूरी तरह से इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन जहां भी जांच की आंच पहुंचती है वहीं से एक घोटाला निकलकर सामने आ जाता है। ताजा मामला तो और भी हैरान कर देने वाला है। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए सरकार का खजाना पूरी तरह से खोल रखा है और ऐसे लोग जो आम आदमी पार्टी का काम किया करते थे, उन्हें वेतन सरकारी खजाने से दिया जा रहा है। ऐसे करीब 116 लोगों की पहचान की जा चुकी है, बाकी की पहचान किया जाना बाकी है। मामले का खुलासा होते ही बीजेपी ने केजरीवाल पर हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कई स्वयंसेवियों को नौकरियां दी गई हैं, उनके वेतन का भुगतान दिल्ली सरकार के राजकोष से किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कई लोगों का नाम सामने आया है जो केजरीवाल के लिए काम करते थे, लेकिन उन्हें वेतन दिल्ली सरकार से मिलता था। बीजेपी ने आरोप तब लगाया जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर सेवा विभाग ने विशेषज्ञों, फेलो और सलाहकारों के रूप में भर्ती किए गए 437 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक नया रूप सामने आया है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकारी पदों पर रहते हुए पार्टी का काम करने के लिए सरकारी वेतन पर भर्ती किया जाता है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि 116 लोगों के नाम सामने आए हैं जो सरकार से वेतन पाने के बावजूद आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे। इन्होंने बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए। सचदेवा ने इस मुद्दे पर उपराज्यपाल सक्सेना से कार्रवाई करने की भी मांग की। दिल्ली सरकार के विभागों में नौकरी कर रहे 400 निजी लोगों को बर्खास्त कर दिया गया था। इस बर्खास्तगी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दी थी। आरोप है कि इनकी नियुक्तियों में न तो पारदर्शिता बरती गई, न ही उपराज्यपाल से मंजूरी ली गई थी। इनमें से कई विशेषज्ञ उन नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करते थे जो पद के लिए आवश्यक थे। उपराज्यपाल निवास के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार की सेवा विभाग की तरफ से 400 निजी कर्मचारियों की बर्खास्तगी का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेज दिया गया था। इनमें बताया गया कि दिल्ली सरकार के विभागों में 400 कर्मचारी बिना मंजूरी के नियुक्त किए गए। यही वजह है कि नौकरी से 400 से अधिक लोगों को निकाले जाने के बाद अरविंद केजरीवाल काफी बेचैन हो गए और एलजी पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए उनके फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात तक कह डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।